आज की अपनी इस क्लास में हम हाल फिलहाल के बहुत ही चर्चित टॉपिक आसियान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एक दो दिन में आपने देखा होगा कि आसियान जो है वो अखबारों में, मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिरकार आसियान इतना चर्चा में क्यों है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत इन्हीं के कारणों के साथ शुरू कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आसियान के चर्चा का कारण ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार जो 26 अक्टूबर 2025 को आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, और जो 28 अक्टूबर 2025 यानी कि 3 दिन तक ये आसियान शिखर सम्मेलन चलने वाला है। और इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अभी 26 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर आए थे। और ये 2017 के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत की थी। इस कारण से आसियान शिखर सम्मेलन था वो खूब सुर्खियों में आया हुआ है। अब हम केवल ये जानना ही, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये जानना समझना ही काफी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से आसियान बड़ा चर्चा में आया हुआ है। जो परीक्षार्थी अब आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और खास तौर पर जो पॉलिटिकल साइंस से स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देंगे, या फिर कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, उनमें तो बाकायदा उनके सिलेबस में आसियान लिखा हुआ है, आसियान टॉपिक लिखा हुआ है। तो उनके लिए तो आसियान को समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ये टॉपिक आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं। केवल हम इसमें केवल करंट की ही बात नहीं करने वाले हैं कि करंट में आसियान के बारे में क्या घटनाक्रम घटित हुआ है, बल्कि हम आसियान को, उसके हिस्ट्री को भी हम समझेंगे। क्योंकि पर्सन केवल करंट से ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। करंट का कोई एक ही स्टेटमेंट उठा सकता है और बाकी स्टेटमेंट उनके हिस्ट्री से उठा सकते हैं, और फिर उनमें से वो कोई सत्य कथन को छटनी करने के लिए बोल सकता है। इसलिए आपको दोनों चीजों को जोड़ करके पढ़ना है। करंट में जो इवेंट्स आसियान के चल रहे हैं उनको भी आपको देखना है, और आसियान का हिस्ट्री, आसियान कब बना, कौन कौन है, कैसे काम करता है, वो भी आपको समझना है। तो शुरू करते हैं। अभी 26 अक्टूबर 2025 को आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन शुरू हुआ, और इस शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा लिया। और भारत की तरफ से इस शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेने के लिए गए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली इसमें भाग लिया, वो खुद वहां नहीं गए। उन्होंने इस जो शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस शिखर सम्मेलन में जुड़े थे। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिहाज से एक तो आपको ये याद रखना है कि ये आसियान का कौन सा शिखर सम्मेलन था। तो आपको ध्यान रखना है, ये आसियान का शिखर सम्मेलन था 47वां। एक तो ये याद कर लेना, 47वां शिखर सम्मेलन था। इसमें कुछ चीजें नई घटी हैं जो आपको करंट्स के हिसाब से आपको याद रखनी है। एक बात जो आपको और याद रखनी है वो था कि इस शिखर सम्मेलन में एक 11वां सदस्य भी, एक नया देश जो 11वां सदस्य बना है आसियान का। अब तक हम 10 सदस्य देश सुनते आ रहे थे। 1999 के बाद में कोई नए सदस्य की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन अब एक नया देश इसका सदस्य बन गया है। इस 47वें शिखर सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर, औपचारिक रूप से वो इसका मेंबर अब डिक्लेयर हो गया है। वो है पूर्वी तिमोर।
वो कौन सा देर है, कौन सा देश है? पूर्वी तिमोर, या उसको तिमोर लिस्टे ये नाम से भी उस देश को जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस सम्मेलन के बाद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 11। तो अब 11वां सदस्य की एंट्री हो गई है इस 47वें शिखर सम्मेलन में। आपको ये नाम पक्का याद करना है, पूर्वी तिमोर। तो ये दो बातें हो गई। इसमें और एक चीज ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में कंबोडिया और जो थाईलैंड, जिनके बीच में अभी कुछ दिन पहले ही जंग छिड़ी थी मंदिर के विवाद को लेकर के, जिसमें करीबन 48 लोगों की मौत हो गई थी, और फिर इस जंग को समाप्त कराया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उन्होंने इस सम्मेलन में आकर के इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता भी करवाया है। तो इस सम्मेलन में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता भी करवाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस सम्मेलन में संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो आसियान है, ये हमारी एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसका एक महत्वपूर्ण भागीदार है। और हमारे और आसियान के जो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हैं वो बड़े ही ऐतिहासिक हैं, प्रगाढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं। और हम और आसियान दोनों ही अब आगे मिलकर के और ज्यादा हमारे संबंधों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो अब ये तो कुछ करंट्स की बातें हैं, करंट अफेयर्स की बातें हैं जो आसियान चर्चा में रहा। तो आसियान से संबंधित जो चर्चा वाली बातें थी वो थी। लेकिन आसियान के बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना जरूरी है। आसियान की जो स्थापना है, सबसे पहले तो इसका फुल नेम आपको जानना जरूरी है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सहयोग संगठन। और इंग्लिश में इसका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपको यह भी जानना जरूरी है कि थानाट खोमान जो विदेश मंत्री थे थाईलैंड के, उनके दिमाग में ही ये विचार आया था कि अब हमें एक आसियान संगठन बना लेना चाहिए, और इस आसियान संगठन के जरिए ही ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो अपना विकास कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और इस आसियान जो नाम था, इस संगठन का जो नाम था, ये जो नाम दिया था ये एडम मलिक का दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नाम किसका है? एडम मलिक का है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आसियान की जो स्थापना हुई थी वो आपको याद रखनी है, 8 अगस्त 1967। कब हो रही है इसकी स्थापना? 8 अगस्त 1967 को हुई। यहां पर कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है यहां से, कौन से घोषणा पत्र पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी? तो वो था बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए ये स्थापित हुआ था आसियान। और डेट थी 8 अगस्त 1967, ये आपको जानना है। इसका जो ध्येय वाक्य है, जो मेन जो इसका मोटो है आसियान का, उसमें ये तीन शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं: वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। एक दृष्टिकोण, एक पहचान और एक समुदाय, ये इसका मेन मोटो है, मुख्य जो ध्येय है इसका वो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। अब हम बात करते हैं इसके संस्थापक देशों की। तो जो इसकी जब स्थापना हुई थी तो उस समय इसके जो 5 संस्थापक देश थे, इसके कितने थे? इन 5 देशों ने मिलकर के ही आसियान को खड़ा किया था। इन 5 संस्थापक देशों के नाम तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, आपको याद ही रखने हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। ये 5 इसके मूल संस्थापक देश हैं जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए 8 अगस्त 1967 को इस संगठन को बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन क्या अभी भी 5 ही हैं? क्या नहीं, उसके बाद में अलग अलग समयों पर, अलग अलग वर्ष में और देश इसमें 5 और जुड़े।
और अब इस 1900 सॉरी, अब इस ये जो आपका 47वां जो समिट हुआ है, इस 47वें समिट से पहले इसमें 10 थे, और अब 47वें समिट में 11वें सदस्य की एंट्री हो जाने के बाद में अब सदस्यों की संख्या इसमें आप 11 बोलोगे। तो अब तक कितने थे? 10। 5 इसके मूल संस्थापक हैं, 5 बाद में जुड़े हैं। उनके नाम आपको वर्ष समेत याद करने हैं। ब्रुनेई की एंट्री हुई थी 1984 में। वियतनाम 95 में इससे जुड़ा। लाओस और म्यांमार जो थे वो 1997 में जुड़े, ये ध्यान रखना है आपको। और कंबोडिया जो इसमें आखिरी जो सदस्य देश बना था, कंबोडिया 1999। 1999 के बाद में 2000, अब ये 25 है, 25 तक कोई नया सदस्य नहीं बना था। 2025 में अब जाके एक नया सदस्य बना है, वो नाम है पूर्वी तिमोर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ताइवान इसका सदस्य देश नहीं है, ये भी आपको फैक्ट याद कर लेना है। कई बार कुछ कथनों में, स्टेटमेंट में, ऐसे प्रश्न में डाल दिया जाता है। आसियान टाइगर्स, ये जो देश है इनको आसियान टाइगर्स बोला जाता है। इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर एवं थाईलैंड, इनको आसियान टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। सिंह के शावक, सिंह के बच्चों के रूप में जाना जाता है लाओस को, वियतनाम को, म्यांमार को और कंबोडिया को। विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनको इतना ही गंभीरता से और इतना ही डिटेल से उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उनको ये इनमें से कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। आपको ये भी समझना है कि इनका जो हेडक्वार्टर है आसियान का, वो जकार्ता में है। जकार्ता आपको पता है इंडोनेशिया में है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कौन सी बिल्डिंग में है, तो आपको ध्यान रखना है हेडक्वार्टर जकार्ता में जो इंडोनेशिया के विदेश मामलों के विभाग का जो बिल्डिंग है, जहाँ विदेश मामलों का विभाग जहाँ संचालित हो रहा है, उसी बिल्डिंग में इस आसियान का भी हेडक्वार्टर है। एक आसियान शैली कई बार पूछा जाता है। आसियान शैली क्या है? मतलब आसियान शैली का सीधा सा मतलब है कि आसियान देशों का ये एक स्टाइल है कि वो आप आपसी विवादों को कोशिश करते हैं कि शांति से बातचीत के द्वारा, सौहार्द सहयोगपूर्ण वातावरण में ही आपसी विवादों को सुलझाने की इस शैली को हम क्या कहते हैं? आसियान शैली कहते हैं। अब भारत और आसियान के क्या संबंध है उन पर थोड़ी सी हम नजर डाल लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1992, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1992 की, कब की बात कर रहा हूं? 1992 की। 1992 का ये वो सन है जब भारत इसका सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना। सेक्टोरल मतलब क्षेत्रीय वार्ताकार साझेदार। तो 1992 में भारत और आसियान के संबंध शुरू हो जाते हैं। और आसियान भारत को क्या दर्जा देता है? सेक्टोरल वार्ताकार साझेदार का। तो ये आपको ये वर्ष ध्यान रखना है कि कौन से वर्ष में भारत की स्थिति आसियान के साथ क्या है। तो 1992 में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना। फिर आया 1995 का साल। फिर आया 1995। इस 1995 में क्या हुआ, ये ध्यान रखना आपको। 1995 में क्या हुआ कि जो सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनाया गया था भारत को, इस सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर को का दर्जा बढ़ाया गया और भारत इसका क्या हो गया? फुली डायलॉग पार्टनर यानी पूर्ण वार्ताकार साझेदार बन गया सन 1995 में। तो ध्यान रखना है 1992 से भारत और आसियान के रिलेशन शुरू हुए। शुरुआत में कम ही क्षेत्रों, भाई सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर का मतलब है कि आप डायलॉग पार्टनर हैं, संवाद साझेदार हैं। आसियान की मीटिंगों में आप भाग लेंगे, उनमें बैठकों में भाग लेंगे, राय देंगे, सुझाव देंगे, उनके उनके साथ अब आप सहयोग कर पाएंगे। लेकिन जब 92 में संबंध शुरू हुए तो सहयोग के कुछ ही निश्चित क्षेत्र थे कि इन इन क्षेत्रों में ही आप
के और आसियान के बीच में सहयोग होगा। उसको मतलब होता है सेक्टोरल। कुल डायलॉग पार्टनर का मतलब है अब जो सहयोग के क्षेत्र थे उनको और ज्यादा खोल दिया गया, और ज्यादा सहयोग हो सकता है, और ज्यादा बातचीत हो सकती है, अलग अलग मुद्दों पर डिस्कस हो सकता है। तो 1995 में फुल डायलॉग पार्टनर का दर्जा भारत को मिल गया था। 2022, अब आप देखो, 92 से शुरू होकर के, कब से शुरू होकर के, 92 से शुरू होकर के हम स्टार्ट करेंगे तो 2022, कब की बात कर रहे हैं, 2022 को 30 साल हो गए हैं भारत और आसियान संबंधों को। इसलिए 2022 के वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया। ये इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो केवल ऐसा नहीं है कि आसियान के जो करंट अफेयर से ही आपसे सवाल आएगा, इन कथनों को जोड़ करके वो पूछ लेगा। तो 2022 में आसियान मैत्री वर्ष मनाया गया, क्योंकि आसियान के साथ हमारे संबंधों को ये 30 साल पूरे हो गए थे 2022 में। अब आसियान में और क्या क्या, मतलब कौन इसमें इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं, कौन आसियान में भाग, आसियान 3 क्या है, आसियान +1 क्या है, आसियान के डायलॉग पार्टनर कौन कौन है, ये सारी चीजें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इनको जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि आसियान का मेन पर्पज क्या है, कि क्या आसियान एक सैनिक संगठन है, एक सैन्य संगठन है। अगर आपके ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको क्रॉस कर देना कि आसियान कोई क्षेत्र, एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय संगठन है, और ये एक आर्थिक संगठन है। इसका मेन मकसद जब इसको बनाया गया था तब यही था कि हम जो अपने जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच में व्यापार को बढ़ाएं, आर्थिक संबंधों को बढ़ाएं, ताकि इस पूरे एरियाज में शांति आ सके, समृद्धि आ सके, और इस पूरे एरिया का विकास हो सके। इसलिए ये केवल आर्थिक पर्पज से, आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए ये एक तरह से आर्थिक संगठन था जब ये स्थापित हुआ था। फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इसमें सहयोग को बढ़ावा दिया गया। तो इस संगठन का मेन मकसद था कि इस पूरे क्षेत्र में शांति कायम करना, स्थिरता लाना, विकास को बढ़ावा देना। और ये सब तीनों काम तब होते हैं जब आपस में सहयोग होता है, आपस में विश्वास होता है, और आपस में व्यापार हो, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग हो, मदद हो, तब जाकर के शांति, विकास और स्थिरता स्थिरता आती है। तो ये इस संगठन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था। बाकी की जो आसियान के बारे में बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको पढ़ेंगे।